स्वागत है, मैं हूं ममता बघेल। चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं दिन भर की खबरों का सिलसिला। चलिए पहले बात करते हैं फरीदाबाद की। फरीदाबाद महिला थाने में पौधे लगाने का काम किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और उनके भाई टिप्परचंद शर्मा पहुंचे और उन्होंने महिला थाने के अंदर पौधे लगाने का काम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जितने ज्यादा हो सके उतने पौधे लगाएं और उनके साथ पारस जैन आदर्श नगर थाने के मेंबर और जाट एकता मंच के अध्यक्ष संदीप चौधरी और महिला थाने के योगेश शर्मा, हरिप्रसाद गौड़ और महावीर सैनी निगरानी कमेटी चेयरमैन और अन्य साथी मौजूद रहे। एक बहुत बड़ा अभियान चला हुआ है, पौधे लगाएं जीवन बचाएं। ये हमारा लक्ष्य है। यहाँ के अधिकारियों का, यहाँ के व्यापारियों का, यहाँ के वर्करों का, सब जनता का जितने ज़्यादा पौधे लगाएंगे उतना ज़्यादा हमारा जीवन सफल हो। और हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी के दिशा निर्देश पर हमारा एक उद्देश्य है कि हमने पूरे फरीदाबाद को बिल्कुल हरा भरा और जगमग करना है और हर पल हर टाइम हमारे ये पौधारोपण जो है कैबिनेट मंत्री जी के भाई के द्वारा किया गया, श्री टिप्परचंद जी के द्वारा, और हम इनके बहुत आभारी हैं कि इन्होंने महिला थाना बल्लभगढ़ में पौधारोपण करने का जो विचार था, इनका बहुत ही अच्छा विचार था। यहाँ पे महिला बल्लभगढ़ थाने में खुली जगह है और इनका जो ये पौधारोपण, इनके द्वारा जो पौधारोपण किया गया ये एक अच्छे विचारों का प्रतीक है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने ये जगह चुनी। और यहाँ पर चलिए बात करते हैं अगली खबर की। बरसात से पहले अधिकारी लाख दावे करते हो, बेशक बहुत अच्छे काम के लिए अपने गुणगान गाते हो, पर उन अच्छे कामों की पोल खोलने के लिए बस कुछ ही तस्वीरें काफी है। फरीदाबाद में मात्र कुछ घंटों की बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई है, जिसमें वाहन चालक और पैदल चलने वाले लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ी। भर गया क्या? बाइक बंद हो गया आपकी? हाँ, पानी भर गया ज़्यादा, इसमें दिक्कत आई, स्टार्ट है जी। अच्छा, स्टार्ट नहीं, पानी में भीगने से हुई है ये बाइक? ना गिरी विरी तो नहीं। नहीं, पानी में से निकल के आए थे आप? हाँ, पैदल निकल रहा है पानी में। तो पानी ज़्यादा भरा हुआ है सड़कों पर? पानी यहाँ तक था, यहाँ तक घुटनों तक पानी है। ये पानी हर बार भरा रहता है ऐसे ही? हाँ जी, हम खोली है दुकान। अच्छा, ये पानी कहाँ जा रहा है? ये पानी सीवर में ही जा रहा होगा। ये मेन होल खुला हुआ है यहाँ पर? एक पैर खुल रहा है, एक पूरा है। और यहाँ कोई देखने वाला नहीं है? मेन होल खुला हुआ है, कोई गिर जाए इसमें? कोई ना देख रहा है, यहाँ कौन देख रहा है? ढक्कन भी ना लगा रखे। ढक्कन भी नहीं लगा हुआ है। लापरवाही है इसमें? लापरवाही तो है ही रोड पे। अब कोई यहाँ से निकले और ये पानी नीचे जा रहा, मेन आगे भी जब काटना हॉस्पिटल में भी तो खुले पड़ेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। 10 दिन पहले झगड़े में गंभीर रूप से घायल हुई बुजुर्ग महिला के परिजन पुलिस में शिकायत कर करके परेशान हो चुके हैं। गंभीर चोट लगने के बावजूद भी पुलिस नहीं कर रही है कोई सुनवाई। मामूली कहासुनी को लेकर हुए झगड़े में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों को जमकर पीटा। सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। मामला पथला विधानसभा क्षेत्र के गांव फतेहपुर बिल्लोज का है, जहां पर पीड़ित परिवार अपने मकान का निर्माण कर रहा था, जिसके चलते पड़ोसी ने पहले तो रास्ता बंद कर दिया और उसके बाद जब उसने शिकायत की तो उल्टा उन्हीं के साथ जमकर मारपीट की। सीसीटीवी में आरोपी मारपीट करते हुए और घर के दरवाजों को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उन्होंने लड़ाई के समय भी पुलिस के पास कई बार फोन किया और बाद में भी शिकायत दी, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है। अब उन्होंने पुलिस कमिश्नर व अन्य आला अधिकारियों के पास भी शिकायत भेजी है। मेरे से गाड़ी गिलोट देके और ईंट मारी है मेरे सीधी। कौन है जिन्होंने ईंट मारी है? किस बात को ले लड़ाई हुई थी? मेरी तो उनसे कोई लड़ाई नहीं थी। अच्छा, नू कह रही भाग जाए यहाँ से। मैंने नू कहती मेरी पलोट है, मैं क्यों भाग जाऊँ? तेरी जगह मैंने कुछ ना तो कुछ कह रही नहीं हूँ जी। हाँ, तो क्या ये था जी, पहले तो हमारे उन्हें रास्ता बंद कर लिया, सामान उमान नहीं आने दे रहे। फिर हमने कहीं सुनी करी तो मारपीट के यहाँ वे करने लग गया हमसे। और जैसे आपस में हुई उनके मतलब लड़ाई झगड़े, तो उन्होंने हमारा गेट वेट तोड़ दिया। तो हमने पुलिस से कंप्लेंट करी तो कोई भी नहीं आया। भरत सिंह
चंद्र प्रकाश, इनके परिवार के सारे लोग आके हमारे घर पे हमने स्टार्ट कर दिया और हमें जान से मारने की कोशिश की है तथा हम ना बार बार पुलिस के पास जा रहे हैं। सारी वीडियो फुटेज होने के बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है और हमने सभी को कंप्लेंट, डीसीपी को, सीपी को, एसएचओ थाना सदर, महिला थाना, सब में कंप्लेंट दे दी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम सब चीज़ के साक्ष्य प्रूफ भी दे रहे हैं। चलिए मैं बढ़ते अगली खबर की ओर। पुलिस ने हनी ट्रैप के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने लड़की समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला फरीदाबाद का है, जहां लड़की ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर एक डॉक्टर को अपने जाल में फंसाया और फिर उससे 20 लाख की डिमांड की। डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहे इस युवती और अन्य 2 पर आरोप है कि उन्होंने हनी ट्रैप का एक जाल बनाया और फिर उसमें एक को फंसाया लिया है। एफआईआर में दर्ज शिकायत के मुताबिक ये लड़की अपना इलाज कराने के बहाने डॉक्टर के पास गई और फिर डॉक्टर को अपनी बातों में फंसा लिया। पुलिस के मुताबिक इसके बाद ये लड़की डॉक्टर के साथ एक ओयो रूम में गई, जहां पहले से ही 2 साथी मौजूद थे जिन्होंने लड़की के साथ डॉक्टर की फोटो खींच ली। आरोप है कि उसके बाद इसके दोनों साथी पुलिस के अधिकारी बन गए और फिर 20 लाख की डिमांड की। लड़की के दोनों साथियों ने कहा कि इसके बाद वे इस मामले को रफा दफा कर देंगे। पुलिस ने हनी ट्रैप का एक मुकदमा दर्ज किया है। इसमें एक महिला फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई थी अपने एंकल दिखाने के लिए। उसके बाद से डॉक्टर साहब से बातें करनी शुरू कर दी। फिर उनके साथ ओयो रूम में गई। महिला के 2 साथी और थे। वो दोनों साथी जब ओयो रूम में गई तो बगल के ही रूम में मौजूद थे। ये सभी बिल्कुल प्लानिंग के साथ महिला और उसके 2 साथियों ने अमल में लाया। जब डॉक्टर साहब रूम के बाहर थे तो बाकी के 2 साथियों ने उनकी फ़ोटोज़ खींच ली और उसके बाद से फिजियोथेरेपिस्ट को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उन्होंने 20 लाख रुपए की रकम मांगी, बाद में 10 लाख, फिर 5 लाख, फिर 1.5 लाख पे उनका डील फाइनल हो गया। इस पूरे प्रकरण में डॉक्टर साहब बेहद परेशान रहे, तंग रहे, बहुत टेंशन में रहे और अब हमने हनी ट्रैप का मुकदमा दर्ज करके तीनों को अरेस्ट कर लिया है। इसमें जो बाकी 2 साथी इस महिला के थे उनमें से एक नौकरी से निकाला हुआ। चलिए बात करते हैं भवानी खेड़ा क्षेत्र की। भवानी खेड़ा में हुई बारिश के कारण सड़कों पर जल भराव बना हुआ है, जिसके कारण वाहन चालकों और शहरवासियों को अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस बारिश ने प्रशासन के दावों की भी पोल खोल कर रख दी है। जल भराव का असर भवानी खेड़ा शहर के बिजली घर के अलावा हांसी चुंगी पर भी देखा जा रहा था, जिसके कारण शहर से गुजरने वाले वाहन रेंग रेंग कर गुजर रहे थे। तो वहीं बिजली घर के कॉलोनी निवासी भी सीवरेज पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण जल भराव से परेशान थे। इस दौरान बिजली घर के कॉलोनी निवासियों ने जल भराव को लेकर बताया कि उन्हें कई दिनों से इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी में सीवरेज व्यवस्था ठप होने से वहां पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण उनको जल भराव की समस्या से हर बार गुजरना पड़ता है। और हमने इसकी शिकायत कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से भी की, लेकिन उनकी समस्या का वहां से कोई समाधान नहीं किया गया है, जिसके कारण उन्हें हर बार परेशानियों से गुजरना पड़ता है। सीवरेज की प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, और एक यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। और एक बाहर गली का पानी अंदर आ रहा है सारा। एक मिनट भैया, गिरे हुए पड़े हैं, बाहर की दीवार टूटी पड़ी है, चारों तरफ बाउंड्री से पानी आ रहा है। बच्चे कहाँ जाए? पढ़ने की दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। पानी देखो कितना इकट्ठा हो रहा है, काफ़ी सर कितनी मुश्किल हो रही है यहाँ पे। 7-8 साल से यही पानी इकट्ठा हो जाता है, हर साल बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता है। कुछ नशा के बारे में बताइए, बोला रहा है गए यहाँ पे प्रधान जी को किया गया। ये हर बार क्या कहते हैं कि करेंगे करेंगे, हर साल ये प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे। फीवर की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बच्चे कहाँ जाए बाहर जाने के लिए भी बहुत समस्या हो रही है। पानी इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा चारों तरफ। सीवरेज व्यवस्था भी ठीक करवाई जाए यहाँ पे, पानी का भी प्रबंध करवाया जाए। यहाँ पे रह रहे हैं तो मच्छर वगैरह की भी बहुत बीमारी भी बहुत फैल रही है। बात फिर से भवानी खेड़ा क्षेत्र की। भवानी खेड़ा शहर में बारिश के पानी की निकासी नहीं होने की समस्या को लेकर भवानी खेड़ा शहर के वार्ड पार्षदों ने जन स्वास्थ्य अभियंत्रिक विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और जल्दी समस्या के समाधान की मांग की। इस दौरान विभाग के अधिकारियों ने उन्हें जल्द उनकी समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। वार्ड पार्षदों की मांग थी कि बारिश के कारण शहर में बस्तियों में हुए जल भराव की समस्या का समाधान किया जाए
बस्ती और घरों में हुए जल भराव को निकालने की व्यवस्था की जाए, जिससे कि उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े। उनका कहना था कि शहर में सीवरेज व्यवस्था की बदहाली के कारण उन्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आधिकारिक आश्वासनों के बावजूद भी उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं है। समस्या के समाधान की उन्होंने मांग की है। में पानी घुस गया, उसके लिए हम जो पब्लिक हेल्थ के एसडीओ साहब से मिले, सीवरेज के पानी की पुख्ता प्रबंध करें। उसके साथ साथ बुआड़ी खेड़ा में जो नगर पालिका की समस्या है, वो गंदे नाली के पानी के साथ साथ नाले और नालों को पुख्ता करें और पब्लिक हेल्थ को ज्ञापन दिया। उसके साथ साथ अर्जेंट मीटिंग बुलाने के लिए पार्षदों ने चेयरपर्सन को आमंत्रित किया कि इस मसले को लेकर के अर्जेंट मीटिंग बुलाई जाए और जिससे कस्बा का कोई भी गरीब आम लोग कोई परेशान ना हो। ये बिल्कुल सही है। हमने 4/10/2018 से कंटिन्यू पब्लिक उससे थोड़ा वो जो जल भरा हुआ है हमारे एसटी पे लगातार चल रहे हैं, थोड़ी टाइम में वो सारी पानी निकासी हो जाएगी। कब तक और क्या समाधान किया जाए? मशीनरी वर्क कर रही है, एसटी की जो मशीनरी है वो लगातार वर्क कर रही है, थोड़ी देर में उसकी निकासी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि मांग पत्र में है, जहाँ इसमें लोकेशन लिखी है वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। वहाँ अगर कोई पंप देना है तो पंप देकर हमने भिजवा दिया, उससे निकासी हो जाएगी। चलिए बात करते हैं हिसार की। हिसार जिले के गांव में एक परिवार के 4 पशुपालकों का पिछले करीब 2 दिनों में 35 पशुओं के मरने का मामला सामने आया है और पशुओं के मरने का सिलसिला अभी भी जारी है। नगथला गांव में पशुपालकों की 35 दुधारू भैंसें मर चुकी हैं। पशुओं के मरने का मामला थम ही नहीं रहा है। इससे दुधारू पशुओं के मरने से एक ही परिवार के पशुपालकों का लगभग 35 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है और 2.5 लाख रुपए की दवाई दी जा चुकी है, परंतु स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। लगातार पशु मर रहे हैं। पशु चिकित्सकों द्वारा दी गई दवाइयां कोई असर नहीं कर रही हैं। इस तरह का मामला हिसार जिले में देखने में आया है। ऐसे में चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। तेज जकड़न इस तरह की समस्या आई थी स्टार्टिंग में। तो डॉक्टर साहब को बुलाए हैं, बीएलडीए हैं जो सुनील कुमार, इन्होंने ट्रीटमेंट दे दिया। डॉक्टर वीएस से भी बात करी। शुरू में गाय को तकलीफ हुई थी, उसके बाद दूसरी गाय में आई, फिर 10-12 भैंसा में आई, फिर 3 दिन ट्रीटमेंट चलते रहे, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स सब मिला। उसके बाद फिर जो है भैंस इन्फेक्टेड ज़्यादा होगी, कहीं और भी, और डैमेज होने लगी। डैमेज 20-21 टंगर होती है। 3 भी बहुत लेट पहुंची है जी, पहली बात तो ये। फिर उन्होंने तो अपने सिस्टम से ब्लड सैंपल वगैरह लिए हैं। एक बार सैंपल सुबह भेजे थे, वो वापसी भेज दिए। चलिए बात करते हैं अब जींद की। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजक राजकुमार भोला द्वारा एक मांग पत्र पेश किया गया, जिसमें केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और जींद प्रशासन से मांग की गई। केंद्र सरकार से मांग की गई है कि बाबा बंदा बीर बैरागी के जन्मदिन को पूरे देश में राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित किया जाए। प्रदेश सरकार से मांग की गई है कि प्रदेश किसी बड़े संस्थान, यूनिवर्सिटी और सड़क मार्ग का नाम बाबा बंदा बीर बैरागी के नाम पर रखा जाए। जिन प्रशासन से मांग की गई है, ऐसे महापुरुष की याद में किसी बड़े चौक का नाम बाबा बंदा बीर बैरागी के नाम पर रखा जाए। ये सभी मांगे मुख्य अतिथि के सम्मान में रखी गई और उनसे इन मांगों को पूरा करवाने की मांग की गई। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्य अतिथि कृष्ण कुमार बाबा ने कहा कि महापुरुष किसी भी जाति विशेष के नहीं होते, महापुरुष पूरे समाज के लिए आदर्श होते हैं। इसी तरह बाबा बंदा बीर बैरागी भी पूरे समाज के लिए हित का कार्य करते थे। आज हम लोग जब मुगल शासक बड़ी क्रूरता से अपना पाठ अदा कर रहे थे, तो इन्होंने हिंदुओं को बचाने के लिए अपनी हर प्रकार से हमारे संत शिरोमणि गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्य बने और इन्होंने भी हिंदुओं को धर्म की रक्षा, हिंदू के धर्म की रक्षा करने का काम किया। बचपन में ही इनका नाम लक्ष्मण दास जी था और पुंछ राजौरी जम्मू कश्मीर में उनका जन्म हुआ और आज 350 साल उनका जन्मदिन है। ये पूरा साल हमने बाबा बंदा बहादुर जी के नाम पर जो हमारी फाउंडेशन है उसकी तरफ से हम 31 समागम करने वाले थे देश और विदेशों में, मगर कोरोना कारण हमें थोड़ा लिमिटेड रखना पड़ा।
आज मैं समझता हूँ उसी संख्या में, उसी लड़ी में एक समागम जो जींद में जो राजकुमार जी स्वामी इनके साथी सभी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैं इनको पहले तो बधाई देता हूँ। दूसरी बात, बाबा बंदा सिंह बहादुर, उनके नाम के साथ राजपूत भी लगता है, उनके नाम के साथ भारतवाज भी लगता है, उनके नाम के साथ बैरागी भी लगता है, उनके नाम के साथ सिख भी लगता है। और ये जो नाम, चलिए बात करते हैं बढ़ते कोरोना संक्रमण की। भले ही कोरोना बीमारी को लेकर कोई भी कारगर वैक्सीन अभी तक ना बनी हो, परंतु कोरोना बीमारी से पीड़ित मरीजों में इस बीमारी के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा होने से बनी एंटीबॉडी जरूर सीरियस पेशेंट की जान प्लाज्मा के रूप में बचा रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भिवानी के युवा कल्याण संगठन ने अब कोरोना बीमारी से पीड़ित होकर स्वस्थ हो चुके मरीजों का पंजीकरण प्लाज्मा दान देने के लिए शुरू कर दिया है, ताकि गंभीर मरीजों का एंटीबॉडी प्लाज्मा चढ़ाकर उन्हें स्वस्थ किया जा सके। संस्था के संरक्षक कमल सिंह ने बताया कि भिवानी जिले में 726 मरीज कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 635 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। ऐसे स्वस्थ मरीजों में से अब तक 31 मरीजों ने उनकी संस्था को अपनी प्लाज्मा दान देने की सहमति दी है। उन्होंने बताया कि प्लाज्मा का निर्माण रक्त से होता है। प्लाज्मा निकालने की मशीन शरीर से रक्त निकालकर उसमें से पीले रंग का तरल पदार्थ प्लाज्मा को रक्त से अलग करके बचे हुए रक्त को वापस रक्तदाता मनुष्य के शरीर में पहुंचा देता है। युवा कल्याण संगठन ने जो कोरोना पॉजिटिव मरीज थे जो ठीक हो गए हैं, उनसे बातचीत करके युवा कल्याण संगठन ने एक पहल की है कि सिविल हॉस्पिटल के अंदर वो प्लाज्मा देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये एक ऐसी थेरेपी है, क्योंकि इसकी वैक्सीन तो कोरोना की बनी नहीं आज तक। सिर्फ कोरोना जो पॉजिटिव हैं उनका प्लाज्मा लेने से सीरियस मरीज ठीक हो सकता है। दिल्ली में भी मुख्यमंत्री बार बार अपील कर रहा है कि प्लाज्मा देने के लिए आगे आएँ। तो मैं मानता हूँ कि ऐसी जो संस्थाएं आगे आएंगी तो वो स्वस्थ भी हुए काफ़ी मरीज इससे, क्योंकि जब वो वहाँ का मंत्री था वो भी प्लाज्मा के दिया, उसके बाद में ठीक है, कई और भी मरीज इससे ठीक हुए हैं। तो मानता हूँ जब तक वैक्सीन नहीं आती तो प्लाज्मा थेरेपी से ये मरीज ठीक हो सकते हैं। तो सरकार को चाहिए कि इसमें ऐसी संस्था जो आ रही है उनको जब पैसे भी लग। चलिए बात करते हैं भिवानी की। भिवानी में तोशाम बाईपास रोड पर बन रहे रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण यहां पास की गई फ्रेंड कॉलोनी के लोगों के लिए गले की फांसी बन चुका है। निर्माण कार्य के चलते तोशाम बाईपास रोड पर जाने वाले सभी वाहनों को फ्रेंड कॉलोनी के खरकड़ी रोड पर डाइवर्ट कर दिया है, जिससे यहां के लोगों को रोड व सीवरेज हॉल टूटने के साथ पूरा दिन जाम के हालात बने रहने से हादसे होने व मकानों के गिरने का डर सता रहा है। अब परेशान लोगों ने प्रशासन को एक सप्ताह का समय देते हुए रोड जाम की चेतावनी दी है। बता दें कि पिछले कुछ सप्ताह से तोशाम बाईपास पर रेलवे पुल का निर्माण कार्य शुरू होने पर तोशाम बाईपास से होकर जाने वाले सभी वाहनों को फ्रेंड्स कॉलोनी से होकर गुजरने वाली खरकड़ी रोड पर डाइवर्ट कर दिया है। ये रोड बहुत ही छोटा व कमजोर है, जो भारी वाहनों की आवाजाही से टूटने लगा है। यही नहीं, भारी वाहनों की आवाजाही से सीवरेज के कई मेन होल भी टूट चुके हैं। के लिए बनाया था। तो आज हमने, मैं मीडिया के माध्यम से ब्लॉक उपायुक्त को और उसके पीए को भी, तो हमें एक हफ्ते का टाइम देते हैं। भाई एक हफ्ते में या तो ठेकेदार, क्योंकि हर जगह होती है, जब भी कोई ठेकेदार पुल बनाता है तो उसका अल्टरनेट ढूंढता है साइड के व्हीकल जाने का। उसका ये तरीका नहीं है कि वो किसी कॉलोनी के अंदर से बड़े व्हीकल हफ्ते में अपना लेन रोड बना करके व्हीकलों को अपने सुचारू रूप से चलने दें। एक हफ्ते के दौरान अगर ये नहीं किया गया तो जितने भी भारी व्हीकल हैं, जितने भी ये जो कॉमर्शियल व्हीकल बड़े बड़े यहाँ जो ओवरलोडिंग के निकलते हैं, हम कॉलोनी वाले इसको बिल्कुल नहीं निकलने देंगे। हमारी सारी बात करते हैं स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी में हुई बरसात के बाद जगह जगह सड़कों पर बरसात का पानी जमा हो गया है। फरीदाबाद के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश के पानी की निकासी नहीं होने की वजह से सड़कों पर जलभराव देखने को मिला, जिसकी वजह से वाहन चालकों और पैदल आने जाने वालों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हर साल बरसात के समय में फरीदाबाद में इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नगर निगम और जनप्रतिनिधियों की ओर से जलभराव की समस्या का कोई उपाय नहीं निकाला जाता है। फरीदाबाद की एनआईटी विधानसभा हो या फिर फरीदाबाद की ओल्ड विधानसभा, हर तरफ थोड़ी सी बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है।
फरीदाबाद में हुई बारिश के बाद जगह जगह सड़कों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। दिखाना चाहूँगा ये नेशनल हाईवे का दृश्य है और दिखाना चाहूँगा कैसे गाड़ियाँ जो हैं पानी से गुजर रही हैं। सरकार दावे करती है, प्रशासन बैठकें करता है, लेकिन उसके बावजूद जो पानी है वो हर साल इन सड़कों पर भरता है। हालांकि जो फरीदाबाद में मुद्दे होते हैं चुनाव के, उसमें भी जल भराव की समस्या मेन होती है। उसमें कहा जाता है कि यदि फरीदाबाद में पानी जल भराव होता है तो मैं दोबारा वोट नहीं मांगूंगा। ऐसे प्रतिनिधि लगातार अपने इलेक्शनों में दावे करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हर साल फरीदाबाद की तमाम ऐसी सड़कें हैं जिन पर हर साल पानी जमा होता है, लेकिन इसका कोई समाधान प्रशासन या फिर प्रतिनिधियों की ओर से किया नहीं जाता। ऐसे में सवाल उठता है, जो लगातार बैठकें दफ्तरों में की जाती हैं, क्या सिर्फ वो एक बैठक ही बनकर रह जाती हैं या फिर उनमें कोई निष्कर्ष निकलता है, क्या कोई समाधान निकलता है? BBM के लिए संदीप गोयल, फरीदाबाद। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। पूरी दुनिया में जारी कोरोना वायरस महामारी के बीच अब लोगों में डिप्रेशन जैसी बीमारी भी बढ़ने लगी है। डॉक्टरों के पास लगातार भारी तनाव से जूझ रहे लोग भी पहुंचने लगे हैं। आखिर कैसे इस तनाव से आप अपने आप को बचा सकते हैं, इसी को लेकर हमारे संवाददाता संदीप गोयल ने बात की मशहूर डॉक्टर शेख से। आप भी देखिए कैसे आप अपने आप को इस कोरोना वायरस से और साथ ही तनाव से कैसे बचा सकते हैं। देश में कोरोना काल लगातार अपना प्रकोप दिखा रहा है, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में काम धंधे ठप पड़े हैं। उनको लेकर भी कहीं ना कहीं लोग अब जो है सोचने पर मजबूर है कि आखिर उनके काम धंधे कैसे दोबारा से पटरी पर लौटेंगे। तो वहीं कहीं ना कहीं लोगों के जहन में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो उनको परेशान करते हैं, चिंतित रहते हैं, तनाव में आ जाते हैं। इसी पर आज बातचीत करने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं मशहूर डॉक्टर शेख के पास और जानेंगे कि आखिर कैसे अपने आप को, जो युवा हैं, जो व्यक्ति हैं, जो कारोबार से जुड़े हैं, वो अपने आप को तनाव से कैसे मुक्त रखें और कैसे अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं। डॉक्टर शेख, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। जो स्थिति आज कोरोना वायरस को लेकर है, लॉकडाउन के बाद जो काम धंधे बंद पड़े हैं, लोग सोचने पर मजबूर हैं, तनाव भरी ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं, कैसे निकलें उस चीज़ से लेकर और कैसे अपने आप को खुश रखें? शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक बात यह है कोरोना की, जो आपने बात कही है, कोरोना देश के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर बहुत तेज़ी से फैल रहा है और देश के अंदर भी आज जो 11 लाख को क्रॉस कर चुके हैं केस। तो ये बीमारी तो इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है और अभी तकरीबन 6 महीने 8 महीने अभी और लेगी ये बीमारी। और जिस तरीके से अब मौसम चेंज होगा, जो है बारिश जो आ रही है और बारिश का मौसम चल रहा है, इसमें भी थोड़ा केसेस बढ़ेंगे, बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, क्योंकि वायरल वगैरह तेज़ी से बढ़ता है, जुकाम नज़ले खांसी बढ़ते हैं। हमने पहले भी एक बार कहा था कि ये जिस तरीके से लोग बागों को पूरी दुनिया के अंदर नहीं, मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, जो कोरोना को लेकर इतनी अफवाहें फैलाई गई थी कि बीमारी इतनी ख़तरनाक है। मैंने पहले भी कहा था, कई इंटरव्यू में कहा था कि हिंदुस्तान का जो आदमी है, हिंदुस्तान की जो इम्यूनिटी पावर है, वो इतनी कमज़ोर नहीं है जिसको कोरोना हरा सके। पहली बात, देश की तकरीबन 80 तो नहीं कह सकते, लेकिन 50% जनता ऐसे कोरोना से ज़्यादा 10 गुने ख़तरनाक कोरोना के अंदर रहती है। गाय भैंसों के साथ में रहती है, नालियों के साथ में रहती हैं, गंदा पानी पीती हैं, तो उनको ये वायरस जो है ज़्यादा परेशान करने वाला नहीं है। लेकिन दुनिया को देखते हुए भारत सरकार ने भी उसी तरीके से इस बीमारी को लिया है और पूरी तरीके से इंतज़ाम किए हैं और कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने फिर भी यही कहा था और आपके ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए से ये कहना चाहते हैं कि कोरोना बीमारी से न डरें और इसका युवा, ख़ासतौर जो युवाओं का आपने कहा काम धंधे को लेकर परेशान है, युवा डटकर सामना करें। लेकिन फ़र्क इतना यह है कि इस बीमारी को बीमारी के तरीके से लें। जिस तरीके से सरकार ने गाइडलाइन बताई, भाई मास्क का इस्तेमाल करना तो मास्क का इस्तेमाल करें, दूसरी बात सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, ये ज़रूर अच्छी चीज़ है, सफाई की चीज़ें, बचाव कीजिए, बचाव बेहतर है। लेकिन जब तक इसकी कोई, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा, सरकार ये कह रही है कि इसकी अभी तक कोई बीमारी की दवा नहीं बनी है, कोई वैक्सीन नहीं है, पूरी दुनिया परेशान है और हम करेंगे 80% रिकवर रेट आ रहे हैं हमारे, तो कौन सी दवा से वो मरीज ठीक हो रही है, हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो जब ये मान लिया गया है कि 80% कवर हो रहे हैं पेशेंट, और वही आप देखेंगे वही पेशेंट ज़्यादा एक्सपायर होंगे जो ज़्यादा जो है क्वारंटाइन सेंटर में डाल दिए, जहाँ देख रेख नहीं है, जहाँ ले जाकर डाल दिया, सिर्फ गर्म पानी उनको दे रहे हैं। एक मरीज पर 5,000-7,000 सरकार ले रही है, लेकिन उनको गर्म पानी, केले के अलावा, दूध के अलावा, वो भी दूर से फेंक दिया जाता है, 24 घंटे में कोई मिलने नहीं दिया जा रहा है। वो आदमी बीमारी से कम डर से ज़्यादा मर रहा है।
तो मैं आप लोगों से ये कहना जाना चाहता हूँ और आपके चैनल के जरिए से कहना चाहता हूँ कि युवा जो है सबसे पहले इसके लिए इस सारा ये सिद्ध हो चुका है कि जिस आदमी की इम्यूनिटी पावर ठीक होगी उसका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अपनी इम्यूनिटी पावर को, ताकत को बनाकर रखिए, रोगों से लड़ने की क्षमता को तैयार रखिए पूरी तरीके से। इसके लिए सीधा सा मैंने पहले भी बताया था कि आपको सुबह रोज़ाना दिन में 2 से 3 बार गर्म पानी पीना ही पीना है। इसका ये सिद्ध हो चुका है कि ये वायरस जो है ड्रॉपलेट के ज़रिए से फैलता है, नाक और गले के ज़रिए से जाता है, गले में 2 दिन तक रह सकता है। जब गले में ही हम इसका इलाज कर देंगे तो ये लंग्स फेफड़ों तक नहीं पहुंचेगा किसी भी तरीके से। तो गर्म पानी जैसे ही आप पिएंगे दिन में 2-3 बार तो ये वायरस वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात मैंने एक चीज़ और बताई थी, पहले भी एक इंटरव्यू में दूसरे चैनल को दिया, तब भी मैंने बताया था, सुबह ही जगते बड़े बुजुर्ग बच्चे जो है, माताएँ बहनें जो भी हैं, नाक के अंदर या तो देसी घी या नीम का तेल लगा लें, सबसे बेहतर है। वो कोरोना जो है, जो वायरस जो नाक के अंदर ही मर जाएगा, अंदर गले में जाएगा ही नहीं। नीम का तेल सबसे अच्छी दवा है। नीम का तेल 2 बूंद पिला दो, कोरोना होगा ही नहीं। तो इस नीम का तेल सुबह नाक में तेल लगाना शुरू कर दीजिए, कोरोना से बचाव होगा। तीसरी बात ये, जब आप चाय पीते हैं तो ये चाय की पत्ती कुछ दिन के लिए बंद कर दें आप। मैंने बताया था, आप अदरक है, तुलसी है, काली मिर्च है, पीपल है, दालचीनी है, इन चीज़ों की चाय बनाएं। चाय बनाकर इस चाय का दिन में 2 बार पिएं आप। किसी भी तरीके से कोरोना का इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन होगा ही नहीं जब वो कफ जो है हमारे फेफड़ों में इकट्ठा ही नहीं होगा, फंगस बनेगा ही नहीं, इन्फ्लामेशन आएगी ही नहीं, सूजन होगी नहीं, कोरोना प्रकोप बढ़ेगा ही नहीं, होगा लेकिन जल्दी ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि मैं सरकार पे एलिगेशन लगाता हूँ पूरी तरीके से। एक तरफ अरबों खरबों रुपया विदेश से लिया जा रहा है, कोरोना के इलाज के लिए लिया जा रहा है और साइंटिफिक पे खर्च किया जा रहा है और मॉडर्न पैथी पर खर्च किया जा रहा है। तो हमारा मानना यह है कि इसका सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया मान चुकी है कि इसका आयुर्वेद में इलाज है। आयुर्वेद को बढ़ावा कहीं नहीं दिया जा रहा, आयुर्वेद के डॉक्टरों को कहीं मतलब इंतजाम में नहीं लिया जा रहा, कहीं उनका उपयोग नहीं किया जा रहा, आयुर्वेद दवाओं को कहीं उपयोग नहीं किया जा रहा। आप एक तरफ मान भी रहे हैं कि इसमें अदरक काम कर रही है, आप मान भी रहे हैं तुलसी काम कर रही है, आप मान भी रहे हैं कि इसमें जो है दालचीनी काम कर रही है, और उधर आप इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ सरकार से कोई मैं एक एलिगेशन नहीं लगा, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद को इसमें इस्तेमाल करें, इससे बेहतर रिजल्ट आएंगे। दूसरी बात यह है कि एक चीज़ और मैंने एक चैनल को पहले भी इंटरव्यू में दिया था, अगर आप कोरोना से बचना चाहते हैं तो रात को सोते समय 1 गिलास दूध के अंदर आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच सौंठ रोज़ाना पीना शुरू कर दीजिए। आपका कोरोना आपके आसपास भी नहीं फटकेगा और होगा भी तो 3 से 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और 10 दिन के अंदर अगर किसी मरीज को खिलाकर देख लीजिए, 10 दिन में वो रिकवर होने लगेगा हर हालत में। हमारा दूध इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा। हल्दी जो है हमारी खुद ही जो है इन्फ्लामेटरी है, जो है एंटी बैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लामेटरी है। सौंठ है वो कफ को रोकेगी, खांसी को रोकेगी, गले की खराश को रोकेगी, सारी चीज़ उसके अंदर है। लेकिन पेशेंट जो है परेशान है, डर इतना भर दिया गया है, सरकार कुछ गाइडलाइन नहीं दे रही, सिर्फ और सिर्फ बचाव कर रही है अपना, और सिर्फ जो है लोगों को परेशान करने के अलावा उसके पास कोई काम नहीं है। तो तमाम देश की जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना जो भी कार्य, जैसा आपने कहा था कारोबार से परेशान, आप अपना कारोबार बंद ना करें, सरकार की गाइडलाइन के अनुसार चलें, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। मेरा मानना ये मान लीजिए कि ये आपकी ज़िंदगी के अंदर, और आप इसको बचाव के रहते हुए अपने काम धंधे को भी देखेंगे और अपने इस चीज़ का बचाव भी करेंगे। तो सर ये तो रहा कोरोना वायरस को लेकर, लेकिन एक जो चीज़ आपके पास पहुंचते हैं, जिस तरह के मरीज आपके पास पहुंचते हैं, पारिवारिक कलेश हो या फिर शारीरिक तनाव हो, डिप्रेशन हो, थकान हो, आज के माहौल में लगातार जो केस हैं वो कोर्ट में पहुंचते हैं, तलाक के पहुंचते हैं, या फिर पुलिस थाने में चले जाइए, महिला थाने में पहुंच जाइए, वहां पर आपको लेकर महिला और आपस में पति की जो है लड़ाई झगड़े के केस ज़्यादा निकल कर आते हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है? तनाव है, डिप्रेशन है, या क्या मनमुटाव है? क्या वजह मानते हैं जो ये लगातार केस बढ़ रहे हैं? देखिए, मैं पहले आपको बता दूं कि आप उस जो सवाल है करना चाह रहे हैं, आप शायद अपने चैनल की वजह से या किस वजह से आप उसको खोल कर नहीं कह पा रहे हैं। मैं समझ रहा हूं आपकी बात, हो सकता है आप मर्यादा में रहकर वो सवाल करना मुझसे चाहते हो, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे बड़े खुले अल्फाजों में, खुले लफ्ज़ों में आपको बता दूँ कि जिस सेक्स संबंध की आप बात कर रहे हैं, जो नौजवान परेशान है, जिसकी वजह से डाइवोर्स हो रहा है, असल में क्या है, सेक्स को आज भी, वैसे तो लोग पढ़ लिख रहे हैं, बच्चे हमारे डॉक्टर, इंजीनियर और वकील, एडवोकेट सब पढ़ रहे हैं, कोई इंजीनियर है, लेकिन जब सेक्स का नाम आता है या गुप्त रोग का नाम आता है तो लेकिन फिर भी हेजिटेशन उनके अंदर आज भी जो है 90% आदमी के अंदर है। कोई देखता है डॉक्टर शेख के पास जाऊंगा, कोई मुझे देख ना ले, वहाँ सीढ़ियों पर चढ़ूंगा तो कोई देख ना ले, कोई डॉक्टर कोई मरीज मेरे जान पहचान करना मिल जाए, बीवी को उसके बारे में बता नहीं सकती, बीवियाँ दूसरों से संबंध बना लेती हैं लेकिन अपने आदमी की कमज़ोरी के बारे में बता नहीं सकती। दूसरी बात ये, अगर बताती हैं तो तलाक हो जाता है। ये चीज़ जो है हमारे जो है, ये चीज़ जो है हमारे समाज के अंदर, लोगों के अंदर, घरों के अंदर, परिवार
परिवारों के अंदर विघटन पैदा कर रही हैं, तलाक पैदा हो रहे हैं, नाजायज़ संबंध पैदा हो रहे हैं। मेरा कहना मानना ये है कि इन बीमारियों को जो सबसे बड़ी जो वजह ये है, एक तो डॉक्टर का सही से चुनाव ना कर पाना, दूसरा जो है श्रम संकोच के अंदर मेडिकल से गोली खरीद कर खाना, सिडनाफिल, टेडनाफिल, 100 नंबर, 50 नंबर, 20 नंबर, नीली पीली इस तरह की गोलियां ले लेते हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। उन साइड इफ़ेक्ट से आदमी को कई बार क्या डिप्रेशन में पहुंच जाता है, उनको सिर में दर्द होने लग जाता है, घबराहट होने लग जाती है, चेहरा लाल हो जाता है उनको, और उसी वजह से एक दिन ऐसी दिक्कत आ जाती है कि उनको संबंध विच्छेद हो जाते हैं, तलाक हो जाती है। क्योंकि लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा, आपके चैनल के ज़रिए से कहना चाहूँगा, मर्यादित भाषा में कहना चाहूँगा कि ये गुप्त रोग जिस तरीके से और बीमारियाँ होती हैं उसी तरीके से, चाहे आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, या शीघ्र पतन शिकायत है, धातु है, स्पंदोष है, शीघ्र पतन है, कुव्वत है, बाकी कमी है, सूरत इंजाल है, इस तरह की बीमारी किसी भी गुप्त रोग से पीड़ित हैं, या शुक्राणु की कमी है, अगर आपके परिवार में आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ किसी भी वजह से परेशान है तो अच्छे डॉक्टर से सलाह करें। इस चीज़ का, इन चीज़ों का इलाज है। इसको आप अपने मनमुटाव में, अपने टेंशन में, इन बीमारी को लेकर टेंशन में रहें। हर चीज़ का जिस तरीके से और बीमारियों का इलाज होता उसी तरीके से इस चीज़ का भी इलाज संभव है। लेकिन गलत डॉक्टर ना चुनें, गलत दवाएं मेडिकल से लेकर ना खाएं, उससे आपका परिवार को नुकसान पहुंच सकता है, आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो साफ तौर पर जो आज के जो पारिवारिक कलेश लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं शारीरिक जो तनाव है या फिर शरीर की कमी है, उसको लेकर लोगों में अलग अलग भ्रम होते हैं, वो डॉक्टरों के पास जाने से बचते हैं। यह भी एक शरीर की एक बीमारी की तरह है, और इसको यदि आपको सही करना है तो आपको अच्छे डॉक्टर की सलाह और परामर्श लेने की ज़रूरत है। BVM न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज़। नमस्कार।